अब इससे निकलने की आपसे मैं पूछूं क्या होना चाहिए, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे पूछूं तो क्या कर सकते हो, सोच के बताओ। ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत बारी कभी कभी आ जाती है। नहीं, नहीं बोल सकते। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी गई थी, जैसे सेकंड एक्सरसाइज गई थी बेसिक सी, शुरू के क्वेश्चन दोबारा अपने आप से। यार मैजिक नहीं है कि मेरे पास कुछ और है, उसको दो बारी करते हैं। फिर कोई टॉपिक में ऐसे लग रहा है या हर टॉपिक में ऐसे लग रहा है तो दो दो बारी करो, उसमें क्या प्रैक्टिस हो गई, अब आप तेज हो जाओगे। आप ही आपका कोई बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिटर है, वो 1 मिनट में कर लेता है, अब आप उससे जल्दी 30 सेकंड में कर लोगे। लेकिन आया कहाँ से कि वो घर पे दो दो बारी करा, फिर दोबारा कर। एक बारी देख के कर लिया, समझ के करा ना, अब दूसरी बारी छोड़ के कर लो। ठीक है ना। एनसीईआरटी देनी पड़ेगी बच्चों, मेरे पास स्लाइड पे नहीं है क्वेश्चन, या कहो तो एनसीईआरटी ही खोल लेते हैं, फिर स्लाइड्स तो नहीं है। सर सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही, शौर्य सर बताना। आ गई आ गई ना। यस। ठीक है, सामने देखो बच्चों, लास्ट क्लास में चेक कर दूंगा, नहीं है तो डलवा दूंगा, ठीक है ना। वैसे लास्ट क्लास क्या हुआ था, सैटरडे वाली की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, लेकिन मैं पिछले साल वाली डाल दूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बचे हुए कल जो लास्ट हुआ था, जिसकी क्लास छूटी है भैया, तो यही आपका पेपर है, अगर आपकी लास्ट क्लास ही छूटी है। कि जैसे इस क्वेश्चन के बिना कोई पेपर बनते नहीं है, 5 नंबर में भी आते हैं, 5 नंबर का ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मतलब ये छूट गया तो 5 नंबर का क्वेश्चन ही छोड़ना पड़ता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 28, एक बार रीड करो। जो बच्चे लास्ट क्लास से कुछ लिख पा रहे हैं तो लिखो, जितना आपसे हो पाए आप सोचो, फिर मैं करा रहा हूँ। 1 मिनट आप ले लो। हाँ, होगी छुट्टी पूरी 1 महीना, बढ़िया मस्ती काटा है। अब लेकिन धीरे धीरे 1 महीने के, अगले 1 महीने के अंदर जो चैप्टर छूटे आए तो वीडियो से करना कोशिश। 3 तो आप पहले ही कर गए थे शुरू में, ये वाला तो कोई नहीं, ये इतना खास नहीं है, आ जाएगा, ये दिक्कत नहीं देगा। अच्छा लिया था, देखो बच्चों सामने देखो, सारे लोग दो, सभी ध्यान लगाओ। पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, एक चैप्टर ऐसा है जो हमने कभी भी पूरा नहीं पढ़ा है, चैप्टर तो पढ़ा है ऐसे, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा है। तो इसकी प्रॉपर्टी जहां भी यूज होती है वो मैथ्स में दिक्कत देती है, क्योंकि पता ही नहीं है, तो टीचर को पहले वो प्रॉपर्टी समझानी पड़ती है। तो रेशियो प्रपोर्शन ये चैप्टर है, ठीक है ना, रेशियो प्रपोर्शन। और इसकी वैसे तो ये प्रॉपर्टी हम 10th में बोल देते हैं, लेकिन वो भी मजबूरी में ही बोलनी पड़ती है, एनसीईआरटी में तो कोई जरूरत ही नहीं है। वो कोई कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन फंस जाता है, सैंपल वगैरह कर रहे होते हैं तब बतानी पड़ती है। किस किस को पता है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ।
ठीक है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। किसको ध्यान है, हमने ये शब्द सुने हैं 10th में? नया बच्चा कोई नहीं मिल रहा हमें। ठीक है भैया, लेकिन ध्यान से देखते रहना। मान लीजिए मैथ्स में कोई रेशियो इक्वल है, ए अपॉन बी, ए इज टू बी रेशियो ही है, सी अपॉन डी रेशियो और इक्वल है, तो बाय कंपोनेंडो, बातें तो बहुत सारी है, मैं बहुत सारी नहीं, अब जितनी यूज होनी है सिर्फ वही पकड़ा रहा हूं। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम कभी भी कोई दो रेशियो इक्वल है तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऊपर ऐड नीचे माइनस कर सकते हैं, ऐसे ही राइट साइड भी करना होगा, ऊपर ऐड नीचे माइनस। रेशियो पहले भी इक्वल थी और अब भी इक्वल है, ठीक है, कभी भी यूज कर सकते हो। लेकिन अब काफी बच्चों के लिए बिल्कुल नई बात है, उन्होंने पहले कभी सुना नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना, 10th में तो एक्स्ट्रा में इक्का दुक्का बारी यूज होती थी मजबूरी में, अब तो 10th के आधे क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं लेंगे इसके बिना। मतलब अब ये बड़ी जरूरी प्रॉपर्टी अब तो पढ़नी ही पड़ेगी। सर क्या कहना चाह रहे हो, दोबारा समझाओ, क्योंकि कोई बच्चा पहली बार ही देख रहा है, बोल रहा है भैया ये अब जो भी आप ये तो आपने लिख दिया इक्वल है, तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा प्रत्युष कह रहा है कि इक्वल कैसे रह गया, वो चीज इक्वल थी अब आपने बदल दी, बात तो बदल ही दी है, तो ये इक्वल क्यों है भाई, पहले ये क्लियर कर दो। ठीक है, और फिर दूसरा बच्चा कह रहा है यार वो अलग बात है, ये अलग बात है, बात ही बदल दी, मतलब वो रिजल्ट ही नहीं रह गया जो था। तो ये कर सकते हो क्या आप अपने मन से? ठीक है, ध्यान से देखना, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहली बात एग्जाम्पल, जैसे आप चेक करो 1/2 और 2/4 गलत तो नहीं है, दो रेशियो इक्वल है, 2/4 भी काट के आप ही आएगा। अब मैं इस पे एक बारी कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगा दूं, तो मैं यही कह रहा हूं ना, आप न्यूमरेटर में ऊपर डिनोमिनेटर ऐड और नीचे माइनस कर सकते हो, लेकिन राइट भी करना पड़ेगा, ऊपर ऐड नीचे माइनस, यही कह रहा हूं ना, एक बारी करके देख लो। 1 + 2 3, 1 - 2 -1 6 बाय -1, बोलो इक्वल, सॉरी 2 - 4 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, और डिवाइड करोगे तो पता ना, इक्वल तो ये पहले भी था, हाफ इक्वल हाफ, और इक्वल तो अब भी है, 3 की -1 से डिवाइड -3 इक्वल -3। अगर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी तो जो आया कुछ गलत आया सही आया, इक्वल पहले भी था और इक्वल बाद में भी आया, सही है, तो सही बात तो आप लिख सकते हो, मैं इसमें मना नहीं है, आया क्लियर है। लेकिन एक बात क्लियर होनी चाहिए, सेम नहीं रह गई बात, सही से सही आ गया लेकिन दूसरा सही आया, सेम नहीं रह गया, क्योंकि वो रेशो हाफ थी और ये रेशो हाफ नहीं है, ये रेशो -3 कि -3 के बराबर है, लेकिन गलत नहीं आया, तो यूज तो आप मैथ्स में कर सकते हो अगर जरूरत हो तो। इवन हम एक ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर कर चुके हैं, जो भी आप एक मतलब अभी तक 4-5 चैप्टर हुए हैं तो उनमें सबसे ठीक वही लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये 11वीं और 12वीं के 40 चैप्टरों में सबसे जबरदस्त चैप्टर है 11वीं का ट्रिग्नोमेट्री, इससे नीचे कोई चैप्टर ही नहीं है, मतलब भयंकर चैप्टर। तो उसमें भी ना वो मतलब हो सकता है जब तक मैंने उतना एक्स्ट्रा ना कराया हो, अभी यूटी में ही कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ ऐसा सा प्रूफ मांग ले, 1 मिनट ध्यान से देखना, इस चीज की कोई भी एक अजीब सी वैल्यू मांग रखी है आपसे, ठीक है, और आप उस ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने एनसीईआरटी सीखा, जितना अभी तक करा, आप ऐसा तो कुछ कर पा रहे हो कि 10x निकला पड़ा है। तो बच्चों को बेचारे को यही नहीं पता होता किसी भी चैप्टर में कि ये लगना कब है कंपोनेंट और डिविडेंड। ट्रिग्नोमेट्री में कई सारे पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निपटा के जाएगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कोई असाइनमेंट नहीं कराया, उसके असाइनमेंट में सारी बातें दिख जाएंगी आपको जिस दिन कराऊंगा। ठीक है भाई, 10x को 10x/1 तो कह सकते हो ना, अगर इस पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दो तो बोलो क्या बनेगा, 10x पे 1 ऐड, 10x पे 1 माइनस, और राइट साइड पे भी लग जाएगा, तो अपने आप आ जाएगा जो आना होगा। तो मैं भी क्वेश्चन नहीं सिखा रहा भाई ट्रिग्नोमेट्री के कौन से क्वेश्चन जो अटकते होंगे, मैं कह रहा हूँ ये पता लगना चाहिए कब लगती है प्रॉपर्टी। ठीक है, जब कोई रैशनैलिटी इक्वल है, a अपॉन बी किसी चीज के इक्वल है और आपको चाहिए a + b अपॉन a माइनस, तो लगाओ कंपोनेंट और डिविडेंड, आगे बात समझ में। ठीक है भैया, और कब कब लगती है, कई बार क्या होता है मैथ्स में ऐसी मुश्किल इक्वेशन है, ये शक्ल से ही ऐसा चाहिए तो लगा ही दोगे कि नीड आ रही है, जरूरत लग रही है, प्रूफिंग ही उसने ये इक्वल देके ये वाला मांग लिया, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ प्लस माइनस आ जाएगा। लेकिन उल्टे पे भी लगता है, ये शक्ल दे दी उसने और तुम्हें आसान करना है क्वेश्चन, उसने कुछ नहीं कहा क्या चाहिए, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन मुश्किल है, तुम्हें इसे आसान करना है, तुम इस पे कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो ना, वापस ही आ जाएगा। अगर इस पे कंपोनेंट और डिविडेंड देखो, लगा के देखो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस, माइनस के बारे में दोनों साइन चेंज होंगे, +a का माइनस है, -a का प्लस b, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ठीक है, कोई चैप्टर 14 चैप्टर 11 में कोई चैप्टर में क्वेश्चन नहीं जाएगा जो आप बिना कंपोनेंट और डिविडेंड के ना होना, बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे हर चैप्टर में। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस, -c प्लस c साइन बदलेंगे, और देखो b - b, a - a, d - d, c - c कट गया। ठीक है,
तो a प्लस ए आ गया, 2a आ गया, 2b आ गया, 2c आ गया, 2d का 2p, तो a बाय b c बाय d। हाँ वो कन्वर्स लिख दो तो ठीक है, लेकिन कन्वर्स भी तो प्रूफ होता है ना मैथ्स में। जब हम प्रूफ की बात करते हैं तो सीधा हो गया तो ये बोलना एक अच्छा नहीं होता। बोलने को बोल भी देते हैं जल्दबाजी में, जब हमें बोलना होता है कि उल्टा तो ठीक होगा ही, लेकिन मैथ्स में हमेशा जिस रास्ते से आए सीधा उससे वापस जाए जरूरी नहीं होता। तो अगर हम समझाने बैठे हैं तो हमें प्रूफ करना चाहिए। ठीक है भैया, ये बात क्लियर होगी सबको? ठीक है, तो बोलो ए अपॉन बी जब भी सी अपॉन डी। अब ज्यादा ये मत दिमाग चलाना किन क्वेश्चन में यूज होगी, तो करते करते आता है। कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में लिखनी है सबको। जो बच्चा एनसीईआरटी नहीं लाया उसको एक दो थप्पड़ लगा देना, जो रजिस्टर में लिख रहा है उसको एक दो और लगा देना। सारी प्रॉपर्टी ऑलवेज एनसीईआरटी में लिखनी है। एनसीईआरटी ना हो तो भी लगा दो, क्या बात है, बोली ना हो तो भी लगा दो। हाँ फॉर्म नहीं यार, फॉर्मूला बुकलेट बहुत अच्छा है, लेकिन आप फॉर्मूला बुकलेट ना 3-4 दिन के टाइम गैप पे घर पे जब समय मिले तब मेंटेन करना, क्योंकि अभी ये गंदी हो जाएगी आपकी जल्दबाजी में। इसको संभाल के रख लो, अभी एनसीईआरटी में लिखो आप। फॉर्मूला बुकलेट ऑलवेज सेकंड नंबर पे यूज करनी है, पहले एनसीईआरटी में, और इधर उधर मत इकट्ठे करते रहना भाई। आज तो लिख लिया, ये जो चैप्टर चल रहा है उसी में पूरी किताब भरी मिलेगी। जिस दिन हमारी 11th पूरी होगी हर जगह हमने कुछ ना कुछ सुंदर सुंदर लिख रखा है, सारे प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में नोट डाउन। जिसको एक किताब अगले साल जाएगी वो आपको आशीष दे कि कितना जबरदस्त बच्चा है, इतने ऐसे ऐसे पॉइंट लिखे हैं जो कि मैंने किसी से नहीं पढ़े, मैं खुद भी नहीं सोच पा रहा, लेकिन इसने लिख रखे हैं। तब तो मजा आता है ना। किताब को तैयार करना है हर बच्चे ने, अब बार बार रोज तो नहीं कहना पड़ेगा। फर्स्ट बुक देन फॉर्मूला बुक, ठीक है, ऐसे चलेंगे सारे नोट्स। अब आ जाओ आप साथ रहना, आपके लिए जो भी हो रहा है ये थोड़ा सा नया है, मजेदार तो बहुत है लेकिन नया है, तो ध्यान दीजिए। ये प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, कंपोनेंडो डिविडेंडो सबट्रेंडो एडिडेंडो ऑल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो डेंडो डेंडो चलते रहते हैं। सारी पढ़नी है इसी 11th में, सब यूज होंगी। हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा हुआ है, हमने ऑल्टरनेंडो पढ़ा हुआ है अगर याद हो, शायद इन्वर्टेंडो भी पढ़ा हो। इनवर्स उल्टा कर दो बस। हो गया, सामने देखो। पेन मत चलाना बच्चों, ध्यान देना। अब देखो आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कह रहा है कल बच्चों प्रूफ हुआ है जो बच्चे क्लास एब्सेंट थे। एक और बात लिख दूं कि 2 नंबर पहले एब्सेंट वाले देख लेना, 2 नंबर ए और बी है, ठीक है, और उनका हम कह रहे हैं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बताओ। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जीएम लिख दिया मैंने, सिंगल स्क्रीन ब्लैक हो गई है, आ गई। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन को जीएम कह दिया हमने। तो ए और बी का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ठीक है, पहले आप ही समझ लो। जीपी चल रहा है, एपी आप जानते हो, हो गई है। दोबारा ठीक हो गई। ठीक है, ए और बी अर्थमेटिक, एपी आप जानते हो। जीपी क्या होता है, बार बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। एपी में सेम नंबर ऐड करके अगला अगला नंबर आता था, जीपी में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर आता है। 3 2 6 6 2 12 12 2 24 ऐसे। एपी में फर्स्ट टर्म को ए कहते थे, जीपी में भी फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। यहाँ बार बार एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसे कॉमन रेशियो आर कहते हैं। तो अगर पहला नंबर ए है तो अगला नंबर आर से मल्टीप्लाई करो ए आर, अगला नंबर आर से मल्टीप्लाई करो ए आर स्क्वायर, ऐसे जीपी बनती है। सिंपल बात, अब ध्यान से सुनना। फिर दोबारा 3 3 2 6 6 2 12 जीपी है। जीपी में एपी में तो डिफरेंस इक्वल होते थे, जीपी में आप पोस्ट टर्म में से को प्री टर्म से डिवाइड करो, पोस्ट को प्री से डिवाइड करो तो रेशियो आती है। पोस्ट को कोई भी दो लगातार टर्म में बाद वाली को पहले वाली से डिवाइड करो, रेशियो आती है और ये इक्वल होती है। इसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं, आर कहते हैं। सिंपल। वापस 2 नंबरों का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या है, जो बच्चे ऑप्शन थे ध्यान से सुनना। 2 नंबरों का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जिसे मैंने जीएम कहा, कोई ऐसा नंबर है जो इन 2 नंबरों के बीच में लिख दे तो ये तीनों नंबर जीपी बन जाए। ये जीएम ज्योमेट्रिक मीन तब जब 2 के बीच में लिख दो तो पूरे तीनों नंबर जीपी बना दे।
अब हम कह रहे हैं बताओ जीएम क्या, निकालो ज्योमेट्रिक मीन। तो बच्चा कह रहा है भैया अगर ये तीनों जीपी में है तो सेकंड की फर्स्ट से डिवाइड करो, रेशियो आएगी। थर्ड की सेकंड से डिवाइड करो, रेशियो आएगी। रेशियो इक्वल तो होनी चाहिए, है ना। जीपी में रेशियो इक्वल होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जीएम का स्क्वायर इक्वल है एबी। और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो स्क्वायर उधर ले जाओ तो क्या बन गया, रूट एबी। यानी एबी का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला प्रूफ हुआ, रूट एबी। एक बार ही चेक भी कर लो। मैंने बोला 3 और 12 का ज्योमेट्रिक मीन बताओ, सामने देखना 1 मिनट के लिए। 3 और 12 का ज्योमेट्रिक मीन वो एक नंबर है जो बीच में डाल के जीपी बन जाए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला प्रूफ हुआ है, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी। तो बोलो फॉर्मूले से निकालोगे तो रूट 3 इंटू 12 36 का रूट बोलो क्या आएगा, चेक करो जीपी बनी नहीं बनी। 3 टू 6 6 टू कहानी क्लियर है। कोई लास्ट क्लास ऑप्शन था तो जल्दी से बुक में एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला भी प्रूफ कर जाओ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का, जो भी ऑप्शन था लास्ट क्लास। एनसीईआरटी में करना है तेजी से प्रूफ। सारी आजू बाजू वही एक्सरसाइज के बीच में ऊपर नीचे जहां जगह मिल रही है भर दो उसे, छोटे छोटे डब्बे बना के। क्या ज्योमेट्रिक मीन, स्पेलिंग ऐसा नंबर जो बीच में डाल देने पे तीनों नंबरों को जीपी बना दे, ठीक है। हो गया बच्चों। सामने देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 बोला उसने ये कि दो नंबर का सम उनके ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम के इक्वल है तो उनकी रेशियो 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2 आपको प्रूव करनी है, ठीक है। कोई दो नंबर की बात हो रही है, हमें तो नहीं पता भैया ये दो नंबर क्या है, तो बोलो फर्स्ट नंबर को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं और सेकंड नंबर को, ठीक है। ठीक है, दो नंबर ए और बी मान लिए। क्या कह रहा है, इनका सम, बोलना इनका सम क्या बनेगा, ए प्लस बी। इनके ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम के इक्वल है तो ए और बी कोई दो नंबर, तो उनका सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का भी क्या फॉर्मूला प्रूफ किया, ए और बी का सम, नंबरों का सम उनके ज्योमेट्रिक मीन के कितने टाइम के इक्वल है। मिली इक्वेशन, एक इक्वेशन दे दी छुपा के उसने शब्दों में। बोल रहा है अब ना इन्हीं नंबरों की रेशियो निकाल दो और प्रूफ कर दो इन नंबरों की रेशियो ये है। यानी प्रूफ क्या करना है मेरे को, ए और बी नंबरों की रेशियो क्या प्रूफ करनी है, 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2, सिंपल। तो इन नंबरों की रेशियो कैसे आएगी, सभी ध्यान से सुनते रहना भाई। वो सामने देखो, बैक बाद में खोलना। दो नंबर पूछ रहा है, ए और बी मान लिए, बोलता है इनका सम ए प्लस बी। इनका ज्योमेट्रिक मीन लास्ट क्लास प्रूफ हुआ था, ए बी का ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होता है। इनके ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम के इक्वल दे दिया। बोल रहा हूँ नंबरों की रेशियो निकालो, रेशियो ए अपॉन बी निकालनी है और ये निकालनी है। कैसे आएगी भाई, ध्यान मत चला, रुक जा यार। तो अब इन नंबरों की रेशियो कैसे आएगी, मैं कह रहा हूँ नया है मेरे को, अपने हिसाब से नया तो मेरे को बताना है, लेकिन आप 10th के जबरदस्त प्रैक्टिस के बच्चे हो तो आप 10th के स्टाइल में, मैं नहीं करना चाह रहा इसे 10th के स्टाइल में वाइंड अप। कौन बच्चा कहता है भैया मैं 10th के हिसाब से इक्वेशन बना के ए बाय बी निकाल दूंगा, ये हो सकता है अगर आप 10th कुछ ज्यादा ही अच्छी पढ़ के आए। 10th के मैथ मतलब लीनियर क्वाड्रेटिक सब सॉल्व करनी आती है। मैं कह रहा हूं आपको निकालना क्या, एक बार ये बोलना क्या निकालना, बोलो तो सही। ए बाय बी निकालना है आपको, तो यहां अगर अभी आप ए बाय बी बना दो हर जगह, वो ए बाय बी अपने आप भी निकल जाएगा। हर जगह क्या करूं कि ए बाय बी बन जाए, बोलो क्या करूं कि ए बाय बी बन जाए, बी से डिवाइड। एक बार ही रफ करना मत, ये पंगा हो जाएगा फालतू का, लेकिन पता तो होना चाहिए सर। इतनी गणित तो मैथ्स में 10th में भी आती थी, बी से डिवाइड ए बाय बी, बी बाय बी 1। बच्चा बोल रहा है, अब कोई कोई बच्चा ना करता नहीं है, बोल रहा है भैया यहाँ थोड़ी बन गया ए बाय बी। भाई तेरी कम सोच है, तेरे को लग रहा है नहीं बन गया, बन गया। अरे रूट ए बी का मतलब रूट ए इंटू रूट बी है, रूट बी से बी को काटेगा रूट बी बचेगा,
और ध्यान से देख, ए बाय बी प्लस 1 इज इक्वल रूट ए बाय बी, बना हर जगह ए बाय बी। फिर तुम कह रहे हो ए बाय बी बनने से ए बाय बी कैसे आ जाएगा, ये कोई आसान बात तो है नहीं। ठीक है भैया, ये कोई आसान बात तो है नहीं। अरे भाई यहाँ भी रूट ए बाय बी बना और स्क्वायर डाल, रूट से स्क्वायर कट रहा है, बात वही है। ठीक है, और अब रूट ए बाय बी को एक्स मान ले, तो ये ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल है 6 टाइम ऑफ एक्स। नहीं है एक्स वाली क्वाड्रेटिक, नहीं आएगा क्या एक्स, और एक्स आएगा तो क्या आएगा, रूट ए बाय बी, और रूट ए बाय बी आएगा तो स्क्वायर करके ए बाय बी आएगा। ठीक है, लेकिन हम ना मतलब लिमिट कर जाएंगे, अगर सिखाने को ये मैं सिखा दूं, सीखना मत, बस ऊपर ऊपर से देख के बिल्कुल जाने दो, फालतू बात, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैथ्स तो बहुत बड़ा है, आगे नए नए क्वेश्चन भी निकलने चाहिए। ठीक है भैया, तो ये वाली बात उतनी सुंदर नहीं है, जाने दो, बेकार है। ठीक है भैया, और इस तरह का मैथ्स कोई तुम एंड में पढ़ के भी नहीं आए। अगर तुमने 10 ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस मारी होती तो तुम्हें पता होता कैलकुलेशन ऐसे भी चलती है। ठीक है, सामने देखते रहना। तो सर आप कैसे करोगे, भाई मेरे से तो नहीं हो रहा ये, अगर मैं 10th को छोड़ रहा हूं, लेकिन मैंने देखा यार 6 को मैं 3 इंटू 2 रूट ए भी लिख सकता हूं। ध्यान से सुनते रहना, आपके लिए थोड़ा अनयूजुअल है, 2-3 लाइनों में। ठीक है बच्चे, कह रहे लिख तो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, लिख नहीं सकते, क्यों लिख रहे हो ये बताओ ना, मैं क्यों लिखूंगा कल को ऐसे, भाई तुम्हें तो रटा होगा, तुम लिख लेते हो, तुम्हें आगे की 6 लाइनें बताऊंगी, मुझे थोड़ी पता है। ठीक है, 1 मिनट 2 लाइन तो सुन, अभी 2 रूट ए भी उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो सकता है, तो राइट क्या बचा। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि कंपोनेंडो लगाते ही बोलो a प्लस बी में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होगा, और डिविडेंडो में लगाते ही न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस होगा। किस किस को दिख रहा है यहाँ फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर तो आप रूट डाल के बना सकते हो, रूट डालो स्क्वायर लिख दो, बात वही है, रूट से स्क्वायर तो कट रहा है। बी को रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हो, रूट से स्क्वायर तो कट रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, रिड्यूस होते ही 2-4-5 बातें हैं, बस यूं ही आंसर आ गया। और इस वजह से हम बड़े सारे चैप्टरों के क्वेश्चन कर लेंगे। वो जब मैंने पिछला मेथड लिख लिया था ना, उससे मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, इससे सारे कर जाऊंगा। तो सीखना तो यही पड़ेगा, अभी साथ रहना। लेकिन जितना मर्जी सीख लो, 2 बार ही कर लेता, हर बच्चे के लिए बड़ा आसान होता है, यूं ही खेल खेल में कर रहा है, पेपर में क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन नहीं है, 10 बारी घर पे टिक करके 11वीं बारी गलत करता है, वजह सुनना गलत की। ठीक है, तो एक बारी कोई बच्चा बोले भैया 3 इंटू 2 रूट ए बी क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है 2 रूट ए बी को पानी है, वाटर बॉटल तो दे दो यार, हाँ लाओ, निकालो निकालो, इसको लग रहा है पिलाएंगे। देखो ये कितना शरीफ मान रहा है, पानी की बोतल लेके पानी पी गया, हम ऐसे नहीं करते, पूरी बोतल आपको नहलाना है इसी वक्त, होता है यहाँ बीसीसी की यही प्रथा है। अरे नहीं, हाँ अच्छा चल, थोड़ा सा इसमें जितना है उतना तो डालना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, अब तो नहीं आएगी ना नींद, मजा आया, बोल रहा ठंडा कम था सर, थोड़ा ठंडा लाया था। चल अब देख सामने, अब नींद नहीं आएगी, हाँ सामने देखो, मैं नींद नहीं आएगी ऐसे दे रहा, मतलब अभी सो जाएगा। हो गया जिंदा पक्का। कहानी सुनाया आज तेरे लिए, वैसे नहीं सुना था मैं, 11वीं 12वीं में कहानी नहीं सुना था मैं। वो कहानी सुनी है आपने जिसमें, एक बार यार वीडियो तो जिंदा कर दे, भूतों वाली सुनाते हैं आज, है ना, भूत मानता है, भूत बहुत स्ट्रेट मानता है, कम मानता है, बोलता है कभी तो शिवम को देखा है मैंने। शुरू करना है 1 मिनट, आगे आगे, रुक जाओ रुक जाओ, बीच में सांस भी मत लेना जब तक खत्म ना हो, कोई और दूसरी गड़बड़ मत होने देना, ठीक है भाई। ठीक, सामने देखो जल्दी से। मैं ये कह रहा था कि भैया कोई बच्चा बोले भैया ऐसा क्यों लिखा, शिफ्ट कर दिया, क्योंकि आप अगले स्टेप में यहाँ देख पा रहे हो ना, जब कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab मूवमेंट मिल जाएगा, इसलिए 2ab वाली शक्ल को इधर बखाना चाहिए था, तभी तो बात बनेगी हमारी, ठीक है ना। लेकिन एक पंगा होता ही होता है, मैं कह रहा हूँ बहुत इंटेलिजेंट होने पे भी होता है, क्योंकि बात घटिया है,
कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, कोई बच्चा बता दो कहां गलती है। राइट साइड छूटती ही छूटती है 11वीं के बच्चों से, क्योंकि अभी उन्होंने प्रॉपर्टी यूज नहीं करी होती, अचानक से यूज करनी पड़ती है, तो राइट पे भी तो करनी पड़ेगी। और राइट पे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, तो उसे क्या लिखना पड़ेगा, ये छूटता है। कभी नहीं छूटता, तुमसे ध्यान देना, जब यहाँ कुछ और लिखा हो तब आप सारे ठीक कर दोगे, लेकिन जब कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखता नहीं बच्चा, 3+1 3-1 जाता नहीं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्लियर है? आप गारंटी भर दो ये गलती आप जब भी मैं करूंगा पकड़ लोगे, ये गलती सेम अगले 2 क्वेश्चनों में भी हिम्मत नहीं है आपको सेम गलती पकड़, ठीक है, सिर्फ 2 सामने देखते रहोगे यार, रूट डालोगे स्क्वायर करोगे, रूट डालोगे स्क्वायर करोगे, ताकि फॉर्मूला बन जाए रूट डाल के स्क्वायर, रूट डाल के स्क्वायर। बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? डराया मत कर यार तो अचानक से, मैं आराम से कर रहा हूँ, मेरे को धक्का लग गया यार, हार्ट का भी पेशेंट हूँ, थोड़ा अंदर तक गई बात, इतना बटा है प्यार से बता। 3+1 4 3-1 कहानी क्लियर है? ये मत मान लियो हार्ट का पेशेंट, ठीक है, अभी भी 10 किलोमीटर एक बारी में दौड़ सकता हूँ, यहाँ तक हो गया, ठीक है। आगे रूट a प्लस रूट बी अपॉन रूट a माइनस रूट बी, सर ए भी निकालना है, स्क्वायर इधर फालतू क्या कर रहे हैं, नहीं चाहिए, तो पूरे का स्क्वायर है, इधर भगा दो क्या हो जाएगा, सिंपल बात। अब मैं फंस गया, ये भाई हेल्प करेगा मेरी थोड़ी सी, यहां तक आ गया भैया, a बाय बी बनाना है, अभी सिखाया मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी समझाते समझाते, इस शक्ल से a अपॉन बी कैसे आएगी बताओ, आप बोल दो, आप कह रहे थे मैं तो डायरेक्ट बोल दूं, नहीं कैसे आएगी, अब तू कंपोनेंडो डिविडेंडो का कन्वर्स बोल पाएगा या कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगानी पड़ेगी, नहीं लगा पाएगा ना, क्योंकि राइट पे वो शक्ल नहीं है, √2+1 अपन √2-1 नहीं है, तो अब तेरे को कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगाना पड़ेगा। एक बार सोचो, अगर दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करोगे, ये कट जाएगा, नीचे माइनस करोगे तब ये कट जाएगा, तो आसान तो होना ही है इसमें, ठीक है। CND लगा रहा हूं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, बोलो न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर क्या करते हैं ऐड, और नीचे नीचे न्यूमरेटर पहले लिखा जाता है, में डिनोमिनेटर माइनस करते हैं, प्लस की टर्म माइनस की हो जाएगी और माइनस की प्लस की, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन हो बोल देना, हालत देख रहे हो, कोई तो मिला मेरे को, कोई मिला फंसा हुआ बच्चा, एक मिल गई, ये भी है, ये तो सो ही रहा है, घर इसकी क्या करें, आंख खोल के सो रहा है तो, ठीक है भैया। लेफ्ट पे लगाए तो राइट पे नहीं लगाओगे क्या, राइट पे बोलते कब हम, जब नीचे कुछ नहीं होता, तो 1 तो होता ही है ना, तो राइट पे CND लगेगा तो क्या आएगा, ठीक है भैया। अभी ध्यान देना, रूट बी माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट ए करके बोल ले बच्चे 2-4 मिनट, तो तेरा नींद खत्म हो जाएगा। रूट ए प्लस रूट ए टू रेट है, रूट बी प्लस रूट बी इज इक्वल है, देखो ऐसे ड्रा के बोल रहा है 2√b, ठीक है, बोल रहा हूँ मैं ऐसा। अब रूट हटाना है तो बोलो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर तो रूट से स्क्वायर कट गए, इधर बोलो बीच में प्लस माइनस है, स्क्वायर डायरेक्ट होगा, फॉर्मूले से होगा, a प्लस बी का स्क्वायर बोलो a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2√2, a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2√2, बोलो a और b की रेशियो आ गई बच्चों, क्या आ गई 2+1 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस, यही प्रूफ आपसे मांगा, कोई दिक्कत है, करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया भाई समझ में, आप दोनों को आया, कहीं दिक्कत बने क्योंकि चैप्टर का स्टार्ट छूटा हुआ है शायद थोड़ा थोड़ा, तो तीनों बोल लेना जहां भी दिक्कत बने, ठीक है, क्योंकि ये यहां से समझा जा सकता है, हर चैप्टर तो ऐसे बीच में नहीं समझा सकते, ये समझा सकते। रूट ए बी का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी, प्रूफ किया है ना अपने एनसीईआरटी में, लास्ट क्लास में, अभी एक क्लास की शुरू में, अभी तो करा है, लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, बहुत जोर की नींदों में भाई तू, तेरे को पता नहीं है तू क्या कर रहा है, ऐसा बोल रहा है फॉर्मूला क्या था, मेरे को याद दिलाना पड़ रहा है, अभी तो प्रूफ किया भाई, थोड़ी देर पहले पूछ रहा था ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, मैंने बोला ए और बी के बीच का वो नंबर होता है जो जीपी बना दे, फॉर्मूला प्रूफ कर चुका था मैं ऑलरेडी,
कंफ्यूजन कहना जरूर, जाने मत देना कोई। पूरा कर दिया? रुक जा भाई, कुछ नहीं, पहले बच्चों को करना है, बच्चे पीछे चल। माइनस का केस चाहिए नहीं, लिया ही नहीं। मतलब ये ना, ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हमने घटिया तरीके से जवाब दिया, ढंग से बोलते हैं। इसको बोलना चाहिए था, यहाँ एक चीज है नहीं कि ए बी से बड़ा है और ए पॉजिटिव है। और वैसे भी ना एक नॉर्मल सी बात है, जैसे ए और बी का हम ज्योमेट्रिक मीन निकाले थे, तो हमने बोला था प्लस का आएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में जो नंबर होंगे ना, कोई वर्ड प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा, प्लस की चीज, ठीक है ना। तो ए और बी पॉजिटिव तो है ही, हमारी असम्पशन ये नहीं दी उसने, लेकिन उसे ये भी देना चाहिए था मेरी बात को ठीक रखने के लिए, ए बी से बड़ा है। क्योंकि थोड़ा सोचो, यहाँ तो नंबर रूट का रिजल्ट नेगेटिव होता नहीं है, यानी न्यूमरेटर आपका पक्का पॉजिटिव है। नीचे नेगेटिव तब आए जब रूट भी बड़ा हो। अब ए मान लो बी से बड़ा हो तो ये भी प्लस का, तो इसलिए वो माइनस का केस नहीं लेना है। और वो बुक की कमी है कि उसने दे नहीं रखा, ठीक है। तो फिर भगाने के लिए बच्चे को कौन इतना सोचता है, तो उसको बोल देते हैं भैया प्लस माइनस का आंसर चाहिए नहीं, लिखा ही नहीं। लेकिन नहीं तो कहना चाहिए उसे। आगे बात समझ में? जब मैंने क्वेश्चन खत्म कराया था, मैं यही सोच रहा था इस बैच में कोई तो एक दमदार बच्चा होगा जो ये बोल लेगा मेरे को। वीडियो कर रहा हूँ भाई, सही कर रहा हूँ। हाँ, ओके, कुछ पूछना है तो बोल लो। स्टोरी जाने दो यार, काम कर। अर्थमेटिक में करते हैं, अभी करते हैं। वैसे लास्ट क्लास प्रूफ ये भी करा दिया था, अभी करा दो। आपको ना स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा। अभी ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप अच्छा नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी आदतें अच्छी नहीं है, पीछे से प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है। वो बच्चा 1 महीने बाद आया, छुट्टी के बाद क्वेश्चन करके बैठ गया, उसको टॉपिक ही नहीं पता है, फिर भी करके बैठ गया, दिमाग भी लगा लिया। सॉरी, कौन सी सुनोगे बताओ? वो वाली सुनाई है तुमको, कुल्हाड़ी वाली सुनाई होगी कभी। अरे कुएं में वो गिर जाता है कुछ सामान, कुल्हाड़ी, तो लोहे की कुल्हाड़ी के बाद वो, पता है, सुनी हुई है ना, मेरे से सुनी हुई है किसी ने? तो सुनो, मजा लो, 2 मिनट में सुनाता हूँ, रुक जा, पढ़ना मत। मजेदार स्टोरी है, आपकी सुनी हुई स्टोरी है, बस इतनी सी बात है। मैं क्या मजे ला सकता हूँ, देखो, ये वुड कटर की, लकड़हारे की कहानी है, जो आपने कभी ना कभी किसी बड़े लोगों से सुनी होगी। कि बहुत मेहनत करता था, जंगल में लकड़ी काटता था, घर जाता था, बड़ी मुश्किल से इसका गुजर बसर चलता था, ठीक है। तो एक दिन ही बड़ी मेहनत से पूरे दिन इसने लकड़ियां काटी, और मेहनत से रात को थक कर ये कुएं के पास आराम करने के लिए बैठ गए, घर बार में जाऊंगा। और कुएं की मुंडेर, मुंडेर समझते, प्लेटफॉर्म, एम्बैंकमेंट, वहां पर इसने अपनी कुल्हाड़ी रख दी गलती से, और दीवार पे सहारा लेके लेट गया, ठीक है। तो जैसे उठा, हाथ लगा, कुल्हाड़ी लोहे की गई अंदर। ये चीखे मार मार के रोने लगा, बोलते मैं तो, मेरी तो रोजगारी इससे चलती है, कुल्हाड़ी है तो लकड़ी काटता हूँ, लकड़ी काटता हूँ तो मेरा काम चलता है, अब तो गई कुएं में। तो वो तेज तेज रोने लगा, तो अंदर से एक परी, एंजल निकल के आई, ठीक है, और हीरे की कुल्हाड़ी निकाल के लाई, बोलती है ये ले ले।
ठीक है, इसको लालच नहीं आया, बोलता नहीं मैं ईमानदार, मेरे को ये मेरी वाली है ही नहीं। तो फिर वो दूसरा सोने की निकाल के लाई, बोलते ये भी नहीं है। फिर वो चांदी सिल्वर की निकाल के लाई, बोलते ये भी नहीं है। फिर वो लोहे की कुल्हाड़ी उसकी वाली निकाल लाई, बोलते हाँ ये है। तो ये है, तो वो बोलते नहीं तू बहुत ईमानदार बच्चा लगा, तू अब एक नहीं चारों ले जा। बड़ा खुश हुआ, बोलते अपनी तो मिली मिली 3 डायमंड की, सोने की, हीरे है, चांदी की, सब मिल गई। चारों कुल्हाड़ियां लेके खूब हंसते हंसते घर पे आ गया, खुश होते। अब टाइम निकलता रहा, ये पार्ट 1 खत्म, ये आपने सुना होगा। ठीक है, स्टोरी पार्ट 2। एक दिन ये अपनी काली कलुटी बीबी के साथ जंगल में गया, बोल रहा तू कुल्हाड़ी भी चाह रहे, दोनों मिलकर काटेंगे। ठीक है भैया, वो आप बाद में चला लेना, कहानी के मजे ले लो पहले। ठीक है, अब ये जब गया, मैं भी तो हूँ, देखो मैं तो अपना ही मजाक बना रहा हूँ मैं कौन सा बोल रहा हूँ, मैं भी काली। ठीक है, अब काली कलुटी बीवी को लेके गया और लकड़ियां सारे दिन काटी। फिर इस उसने कहा चल कुएं के किनारे बैठ के, ये बड़ा अच्छा कुआं, लक्की कुआं हमारे लिए, यही बैठ के आराम करेंगे। ठीक है, अब ये आराम करने बैठे, इसने बोला अपनी बीवी को पानी दे दियो भाई। वो पानी निकालने लगी, बेचारी अंदर गिर गई। ये फिर चीखे मार मार के रोने लगा, बोलते मेरी बीवी गई, अब तो मेरा काम ही कैसे चलेगा। ठीक है भैया, फिर अंदर से फिर दोबारा वो एंजल निकल के आई, एंजल निकल के आई। अब की बारी ना वो ऐश्वर्या राय को निकाल के लाई बोलते ये तेरी बीवी है, लेगा। वो पहली बारी में ही बोलते हाँ यही मेरी बीवी है यही मेरी बीवी है, यही दे दो। एकदम से एंजल को गुस्सा आ गया, बोलते नालायक, आज तो फेल हो गया है तूने, मतलब तू तो लालची बंदा निकला, अपनी बीवी तो लेके नहीं जा रहा, दूसरे पर ऐसे थोड़ी होता है भाई सुन, पहले पूरी सुनेगा भी मजा नहीं आया। तो बोला वो बात नहीं है, आप गलत मत समझो मेरे बारे में। ठीक है, एक्चुअली क्या है, मैं बोलूंगा ये मेरी बीवी नहीं है, फिर तुम दूसरी कोई सुंदर हीरोइन लाओगे, फिर मैं बोलूंगा ये नहीं है, फिर तीसरी लाओगे, आखिरी में मेरी काली कलुटी वाली, बाद में बोलोगे चारों ले जा, मेरे से एक नहीं संभल रही मैं 4 बीवियां कैसे संभालूंगा ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है ये आप बता दो। हाँ भाई ठीक है, वो कह रहे शादी करना पैसा वेस्ट करना है आजकल बिना पैसे के कर रहे हैं लोग अब बोल, बोले कॉन्सेप्ट ही गलत है चलो भाई, हो गया, हो गया भाई, अब मत सोइए यार, नहीं तो दूसरी कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, कंसेप्ट तो नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं सारे, मतलब सारे रोक दो, मिसलेनियस सब एक से एक बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा आपको, कोई भी हल्का क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को पढ़ना मत शुरू करो, पहले 10th क्लास का पॉलिनोमियल का कंसेप्ट रिकॉल करो। 10th क्लास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको ये जरूर पता होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें जब हम x के आंसर निकालते थे, दो यूजुअली ज्यादातर 2 जीरोस आते थे, अल्फा और बीटा आंसर को कहते थे। और फिर एक उल्टा क्वेश्चन भी हम करते थे कि मान लो आंसर का सम दे रहा है, आंसर की प्रोडक्ट दे रहा है और वापस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को कह रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन समझ लो आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का क्या फॉर्मूला होता था, x² - आंसर का सम इंटू x प्लस आंसर की। अब कोई बच्चा जो 10 पढ़ के आया बोलेगा ये बड़ी नॉर्मल बात है, ये क्यों बता रही है, तो पता है आप इसे कनेक्ट करके क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते। एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि आपको ये पूरी बात, अब ध्यान से सुनना कैसे सोचते हैं वो किसी अच्छे क्वेश्चन। उसने कोई 2 चीजें पूछी, अब ये कोई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन चैप्टर भी नहीं है, तो सीक्वेंस सीरीज चल रहा है, बस वो कोई 2 नंबर पूछ रहा है, तो आप बताओ 2 आंसर किसके आ सकते हैं, लीनियर क्या क्वाड्रेटिक के। तो 2 चीजें पूछ रहे हैं, मतलब 2 आंसर चाहिए, तो ये किसी क्वाड्रेटिक का रिजल्ट हो सकता है। अगर मेरे को ये इन 2 आंसर का सम और प्रोडक्ट छुपा के दे दे, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट करके दे दे, कि ये 2 नंबर जो पूछ रहा है उनका सम भी दे दे और उनकी प्रोडक्ट भी दे दे, तो कौन बच्चा कहता है सर मैं वो 2 नंबर निकाल दूंगा। भैया अगर ये उन 2 नंबरों का सम दे दे, नंबर नहीं दिए, उन 2 नंबरों की प्रोडक्ट दे दे, तो मैं तो वो इस क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले में डाल दूंगा, नंबरों का सम नंबरों की प्रोडक्ट, तो क्वाड्रेटिक बन गई। और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके तो वो 2 नंबर ही आने हैं, वो अल्फा बीटा ही आना है जिनका सम और प्रोडक्ट आने हैं। वो क्वाड्रेटिक या तो फैक्टर बना के या फॉर्मूले से सॉल्व हो ही जाएगी और अल्फा बीटा। ये कहानी क्लियर है।
अब जो बच्चे लास्ट क्लास एब्सेंट थे पहले वो ध्यान से सुनिए। एपी आपको मालूम है भैया, आप दोबारा मत पूछना कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है? एक बार मैं समझा रहा हूँ, समझ में आएगा अगर आप सोओगे नहीं तो, ठीक है? पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी। हमने बोला दोनों का सिंगल अर्थमेटिक मीन बताओ। तो ये अर्थमेटिक मीन स्टैटिस्टिक वाला मीन या अर्थमेटिक मीन स्टैट्स में भी 10th में पढ़ते थे, मीन एवरेज, वो नहीं है ये। क्या है दो नंबरों का सिंगल अर्थमेटिक मीन? कोई ऐसा नंबर, अभी नहीं पता ये वो नाम देगा, कोई ऐसा नंबर जो ए और बी के बीच में लिख दो आप तो तीनों नंबर एपी बना देंगे। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन था कि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा नंबर जो बीच में लिख दो तो जीपी बन जाए। अर्थमेटिक मीन बीच में लिख दो तो एपी बन जाए। जैसे मैं बोलूं 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन बता दो, तो आप एक तुक्का सा भी मारोगे तो 4, सर एपी बन गई, 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो 4 अर्थमेटिक मीन है 2 और 6। तो अभी तो मेरे को फॉर्मूला प्रूफ करना है ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ऐसा काम होगा कि लिख दें तो ये तीनों नंबर एपी बनाएंगे। और एपी में आपको पता है डिफरेंस तो सेम होती ही होती है। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, थर्ड में से सेकंड माइनस करो, डिफरेंस इक्वल होने चाहिए। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बनाना है, शिफ्ट मार दो, एम प्लस एम क्या हो जाएगा, डबल ऑफ एम, ए प्लस बी। और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला जो बच्चे लास्ट क्लास एब्सेंट थे उनके लिए, बोलो क्या प्रूफ हुआ? यानी एक बारी पूरा बैच बोल दो, ए और बी का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हमने क्या प्रूफ कर लिया था अभी, रूट ए बी। ए और बी का सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या प्रूफ हो गया? पहले जिसने प्रूफ नहीं किया हुआ एनसीईआरटी में अगला डब्बा ले लो, दो नंबरों का सिंगल अर्थमेटिक मीन प्रूफ कर दो। जिसने करा हुआ है, आप बहुत तेज हो, आपको क्लियर भी हो गया, आप एनसीईआरटी में नहीं लिख लो, 1 सेकंड लगेगा, खाली क्यों बैठे हो? एनसीईआरटी तो तैयार करनी है, अपनी बनाई हुई चीज बहुत समझ में आती है भाई। बाजार में बने हुए पकवान भी अच्छे नहीं लगते, जिस दिन खुद बना लोगे ना घर में, बोलोगे बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, मैंने बनाया है। एक मिनट ऑनलाइन वाले बच्चों, एडमिशन फॉर्म चाहिए, लाओ। निकल तो तब जाएगा जब कुछ देके जाएगा। एडमिशन फॉर्म तब मिलता है जब आप 20 रुपीज पे करते हो। हाँ लाओ, निकालो जल्दी से निकालो। ये देखो कहता है, बोलता है एडमिशन फॉर्म दे दो 3 दिन से, मैंने कहा ला दे रहा हूँ पैसे दे, तो एकदम से बोलता है ऐसे करके, बोलता भैया आज तो नहीं है। यार तू तो बढ़िया भी है। रोहन, ऑनलाइन वाले बच्चे भैया तो 1 मिनट रुक जाना जरा, शिव भैया थोड़ा सा ऑफिशियल वर्क देख रहे हैं मुझे। भैया से बात कर लेने जाते हुए, ठीक है? हो गया? सामने देखो भैया, अब क्वेश्चन चाहे 2-4 लाइनों में निकला है, लेकिन सोचने पे मजेदार है, फिर इंटरेस्ट लगेगा कि यार ऐसे भी सोच के क्वेश्चन निपटा सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। 29, if a and g be arithmetic mean or geometric mean between two पॉजिटिव नंबर, बोलता है कोई दो पॉजिटिव नंबर है जिनका अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए कह रहा है और ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल जी, तो कोई दो पॉजिटिव नंबर है भाई, मुझे तो नहीं पता क्या है। और लास्ट लाइन तक ना वो नंबर बोल रहा है कि भाई वही दो नंबर तुम्हें निकालने और ये प्रूफ।
ठीक है, और दो ही है, बीच में प्लस माइनस दिख रहा है। पहला नंबर a प्लस रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, दूसरा माइनस वाला केस हो गया। भाई सामने देखो, तो बोलो दो नंबर हमें तो नहीं पता भैया क्या है, हमने उनको क्या मान लिया। और इनका सिंगल अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक मीन को उसने कैपिटल ए कहा, ज्योमेट्रिक मीन को जी का। अब बोलता है ये दो नंबर निकाल दो। मैं कह रहा हूं मेरे से नहीं निकल रहे हैं, उस बात को छोड़ देना, कैसे निकलेंगे, ये नहीं हो रहा हमसे। लेकिन हमें दो नंबरों के अर्थमेटिक मीन, सिंगल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मुला पता है, वो तो लिख सकते हैं। बोलो क्या होता है, अगर नंबर ए और बी है तो सिंगल अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाय टू। ठीक है भैया, सॉरी वाला किसके, ए के। ऐसे उन्हीं दो नंबर का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मुला हुआ, रूट ए बी, जो किसके इक्वल है, जी के। अब बोलो हमें दोनों नंबर निकालने, नहीं क्या निकालना है, ए और बी। कोई क्वाड्रेटिक का चैप्टर थोड़ी चल रहा है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मुला लगा है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मुला लगा है, ठीक है ना। कुल मिला के आप चाहो तो वो दो नंबर जो चाहिए उनका सम आपको पता है, देख लो शिफ्ट करके उनका सम आ जाएगा 2a। कुल मिला के आप चाहो तो रूट स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ए बी इज इक्वल जी स्क्वायर, यानी उन्हीं दो नंबरों की प्रोडक्ट भी पता है। नंबर नहीं पता, ए और बी उनका सम पता है, ए और बी उनकी प्रोडक्ट पता है, चाहिए नंबर। बोलो कैसे आ सकते हैं, नंबरों का सम और प्रोडक्ट पता है तो उनकी क्या बनाएंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल की जगह मैंने बोल पॉलिनोमियल दिया था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके दो आंसर आ जाएंगे, तो यही दो आएंगे। ठीक है, तो बोलो जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर इंटू जीरोस का सम, आंसर का सम इंटू एक्स प्लस जीरो की आंसर की प्रोडक्ट किसके इक्वल, जीरो। बोलो जो दो आंसर तुम्हें निकालने हैं उनका सम तो तुम्हें पता है, उनका सम क्या है 2a, और उन दो आंसर की प्रोडक्ट भी तुम्हें पता है, वो क्या है, जी स्क्वायर। मिल गई क्वाड्रेटिक। इसे सॉल्व करने के एक्स के दो आंसर आएंगे, और एक्स के दो आंसर वही आएंगे जिन आंसर का सम और जिन आंसर की प्रोडक्ट तुमने डाली है, नहीं तुम्हारे पास ए और बी है। ये बात क्लियर है, ठीक है। फॉर्मूला सर इसमें फैक्टर तो बना नहीं पाएंगे, नंबरों वाली क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो भाई डी मेथड लगा दो सीधा। डी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस बी, चेक करो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2a का होल स्क्वायर, ब्रैकेट का ध्यान देना। ए का मतलब यहाँ 1 है, सी का मतलब यहाँ जी स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, और तो कुछ हो नहीं पा रहा, 4 कॉमन ले सकते हैं बस, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब बोलो एक्स निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता था बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय, तो माइनस बी की वैल्यू देखो क्या आपके पास, बी क्या था आपके पास, -2 यहाँ लाओगे, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट डी का मतलब क्या है 4 टाइम ऑफ ए स्क्वायर माइनस अपॉन 2 इंटू ए का मतलब क्या है 1। यहां तक पहले कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। कैलकुलेशन दो लाइनों की बची, जरा कराना। 2a प्लस माइनस, बोलो ये 4 मल्टीप्लायर है, 4 का रूट बाहर क्या आ जाएगा, 2, अंदर बच गया ए स्क्वायर माइनस, ये 11वीं के बच्चे को बोलने की बात नहीं है कि स्क्वायर से रूट नहीं कट सकता, वो आप जानते हो, अलग अलग स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं बन सकता, होल स्क्वायर नहीं बनेगा तो रूट नहीं कटेगा। ठीक है भैया, अपॉन नीचे 2, बोलो ऊपर से 2 क्या आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, ए प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस अपॉन में 2 से 2 कट गया, आ गया एक्स के दो आंसर। ठीक है, एक बार बताना जिन दो नंबरों का सम और प्रोडक्ट तुम्हें पता थी, आंसर का सम पता है, आंसर की प्रोडक्ट पता है। ठीक है, एक बार इसे, एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है बाद में, ज्यादा अच्छा सोच गए तो, ज्यादा सोच गए नहीं, अच्छा सोच गए तो, इसलिए ध्यान से सुनना। अगर मान लो मेरे को अल्फा प्लस बीटा पता और अल्फा बीटा की प्रोडक्ट पता हो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो वो फॉर्मुले में डालने पर जो क्वाड्रेटिक बनती है उससे आंसर तो आपके किसके निकलते हैं, एक्स के, उसी को तो आप अल्फा बीटा कहते हो कि एक्स का पहला आंसर अल्फा और दूसरा आंसर। तो कोई कोई बच्चा ना अचानक से गायब हो जाता है कि 10वीं में तो इतना पढ़ के आया, 11वीं में बहुत गायब कर देता है, बोलते भैया ये तो एक्स निकला, आपको तो ये भी निकालना। अब बताओ वो कितना गरीब है यार। अल्फा बीटा एक भी, अल्फा बीटा बीटा का सम पता है, अल्फा बीटा की प्रोडक्ट पता है, उससे क्वाड्रेटिक जो बनेगी उसमें एक्स के जो आंसर आएंगे उन्हीं तो अल्फा बीटा कहते हैं। जो भी एक्स के आंसर आएंगे उन्हीं तो अल्फा बीटा की जगह ए बी लिखा है, उन्हीं तो ए बी कहोगे। यानी आपके वो ए बी दो नंबर आ चुके हैं, और वो दो नंबर वही आए हैं जो आपको प्रूफ करने थे, बस एक स्टेप और बढ़ाना है। बोलो ए प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर पे फॉर्मूला, ए प्लस जी इंटू प्रूफ। कोई दिक्कत है तो बोल दो, करो फटाफट से सोच के, कहीं भी कंफ्यूजन बने आयुष भाई पूछना जरूर, किसी को भी दिक्कत लगे बोल लेना।
जो नंबर आपने दिए हैं लेट 1 एंड नंबर 1 एंड 2 वो रूट्स हैं। हाँ हाँ, लेकिन है तो सही वैसे, लेकिन शुरू में तो आप ऐसे मानो आपको 2 नंबर निकालने हैं, आपने उन्हें ये भी मान लिया, कोई 2 चीजें निकाल, किसी तरह से उसका समर प्रोडक्ट पता लग गया। अब आपने दिमाग चलाया कि इनको मैं आंसर बोल दूं, इन्हीं की तो वैल्यू चाहिए, इनको आंसर बोल दूं तो आंसर का समर प्रोडक्ट पता है, तो उससे क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके यही आंसर वापस आ जाएगा। बोलना और बोलना भाई, कोई दिक्कत किसी को भी, कह जरूर लेना, सोचते मत रहना। पिछले वीक तो मैंने टेस्ट लिए नहीं थे, उससे पिछले वाले बचे हुए हैं क्या आपके देने? अटेंडेंस बोल देना। आकृति, आरुष, अंशिता, अंतरा, अरित्रा, अरविंद, आस्तित, आयुष, दिशा, दिया, करलीन, हर्ष, अविशा, जसकरण, जिया। हाँ जी, लगा दिया, अटेंडेंस लगा दिया। कपिश, खुश, लावण्य, मनन, मयंक यादव, मोहम्मद असरार, मोहम्मद जैद, मुस्कान, नाव्या, निकुंज, पार्थ, पीयूष, प्रणव, कृतिका, प्रिया, प्रियांशु, रवि, रोहन, रौनक शर्मा, साक्षी, शौर्य, हाँ जी, शिवम, सिद्धार्थ, सोहम, सुरेन, सुमन, तानिशी, वैभव, वंश गुप्ता, वेदांशी, वेदांत, विधि, विराज, यशिका, यासिर, युवराज। किसी का नाम नहीं बोला तो बता दो। दोबारा बोलो। ये फॉर्मूला सिंगल एम का लगाया, उसने बोला 2 नंबरों का अर्थमेटिक मीन ए है, तो ए कोई 10-20 बात है कि एक ही है? हाँ, 2 नंबर के बीच में ही होगा, पक्की बात। ठीक है, एक बार पहले आप बोलो दोबारा से भी जो बोल रहे थे, 2 नंबरों उनके बीच में कितने भी हो सकते हैं, मान लिया, लेकिन उसने कितने दिए? उसने क्या लैंग्वेज में ये बोला बहुत सारे हैं जिनको हम ये बोल रहे हैं कलेक्टिवली? उसने बोला 2 नंबरों का अर्थमेटिक मीन ए है, इस लैंग्वेज का तो मतलब एक ही होता है जब तक कोई सेंस ना दे। आगे बात, ठीक है, बढ़िया, गलत नहीं है आपके क्वेश्चन, ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है, ऑलवेज पूछते रहना। अगला पढ़ो बच्चों, अगला पढ़ो, बैठो मत, आपको बहुत कुछ आता है, आप ट्राई कर पाओगे। सिंपल सा अगला तो ऐसे बहुत सिंपल है। सरदार जी अब ये भी करना है, जैसे आप जो प्रॉब्लम बता रहे थे अपनी, आप नया क्वेश्चन ट्राई करें, कुछ सोचे तो बात बनेगी ना। अब लिखा करो, तो नहीं हो रहा उससे मत डरो, लिखो जल्दी से, जैसे ये फटाफट से कुछ ना कुछ लिख के ट्राई कर देते हैं इतनी देर में। कर लिया? कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है तो बता दो, रोक दो, सब मिल जाओ। अगला क्वेश्चन नॉर्मल से आप मेरे से यूं ही खत्म करा लोगे। देखो, बोलता है बैक्टीरिया में कल्चर, बैक्टीरिया में कल्चर, कल्चर में बैक्टीरिया की काउंटिंग पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है, जबकि बोल रहे हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया हर आवर में डबल हो जाती है,
ठीक है, और प्रेजेंट में वो 30 थे, प्रेजेंट में सर और वीडियो पॉज है। लिखो, क्वेश्चन लिखने में ही खत्म है, अपने से लिखो, 1 मिनट में वीडियो शुरू कर। आ जाओ फटाफट आ जाओ, सामने देखो भाई, पीछे वाले तीनों भाई मिलकर करा रहे हैं, युवराज एंड कंपनी। बैक्टीरिया की काउंटिंग ओरिजिनली 30 है, हर घंटे डबल हो जाएगी, तो बोलो अगले घंटे कितनी हो जाएगी, उससे अगले घंटे सर ऐसे बढ़ती जाएगी, और जब खुद ही कह रहे डबल है तो जीपी तो दिख ही रहा है। ठीक है, जीपी तो दिख ही रहा है। अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, 2 घंटे बाद कितने होंगे, 4 घंटे बाद कितने होंगे, n घंटे बाद कितने होंगे, है कुछ भी नहीं, घटिया से घटिया क्वेश्चन, और ये पक्का सबसे अच्छे वाला गलत कर दे। मुझे बता दो 2 घंटे बाद तो दिख ही रही है, काउंटिंग क्या है, 120, 120। सर ओरिजिनली 30 थी, और ओरिजिनली का मतलब 0 टाइम होता है, 0 टाइम। फिर उसने बोला था कि ओरिजिनली 30 है और हर घंटे में डबल होगी, तो 1 घंटे बाद यानी फर्स्ट आवर बाद ठीक है वो 60 हो जाएगी, सेकेंड आवर बाद वो कितनी हो जाएगी 120। ये कहानी क्लियर होगी। लेकिन अब ठीक है भैया, 2 घंटे बाद काउंटिंग पूछ रहे हो तो दिख ही रहा है तुम्हें 120 है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को। ठीक है, 4 घंटे बाद पूछ रहा है, तो 2 घंटे बाद पहले नंबर ऑफ पूरा लिख लीजिएगा, बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर, वो तो नॉर्मल है 120 है, मुझे मालूम भी है। 4 घंटे बाद भैया, 4 घंटे बाद कितनी होगी, तो जीपी है ना, जीपी की टर्म निकालनी है। एक बारी 2 घंटे बाद जो भी बैक्टीरिया की काउंटिंग है, वो टर्म कौन सी है जीपी की, जल्दी बोलो, पहली, दूसरी, तीसरी। 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की काउंटिंग तीसरी टर्म है, तो 4 घंटे बाद बैक्टीरिया की काउंटिंग कौन सी टर्म होगी, 5वीं। और जीपी की 5वीं टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की काउंटिंग तीसरी टर्म है, तो 3 घंटे बाद चौथी टर्म होगी ऑब्वियस, 4 घंटे बाद 5वीं टर्म होगी, तो 5वीं तो आप निकाल ही लोगे, यार डालना है। फिर ऐसे ही बोल रहा है एन आर बाद, तो एन आर बाद बोलो कौन सी टर्म होगी, n+, 1 घंटे बाद बैक्टीरिया की जो भी काउंटिंग है वो टर्म दूसरी है, 2 घंटे बाद जो बैक्टीरिया की काउंटिंग है वो टर्म तीसरी है, एक ज्यादा, तो एन आर बाद जो भी बैक्टीरिया की काउंटिंग होगी वो कौन सी टर्म होगी, n+1 एट टर्म। एन एट टर्म का फॉर्मूला बोलो जीपी में क्या होता है, ए आर की पावर n-1, तो n+1 एट टर्म का फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, ए आर की पावर n+1 -1। ठीक है, बस इसमें ए और आर डालना है, ए यहाँ 30 है और कॉमन रेशियो 2 है, पुट कर दो आंसर आ जाएंगे। अब बोलो भाई, आपको ये टर्म के फॉर्मूले पता है भाई, रुक जा 1 मिनट रुक जा। देख भाई देख, फॉर्मूले सीख लिया तू, आज इतना घोड़े पे सवार क्यों आया है, ध्यान दे। जीपी आपने समझ लिया था, 4 2 8 8 2 16 जीपी है, ये भी समझ लिया था पहली टर्म है, फॉर्मूले दिख जाएंगे ऐसे ही, ठीक है 1 सेकंड में दिख जाएंगे। हर बार आर से मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट टर्म आती है तो ए आर, फिर आर से मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, है ना। अब एक बार जैसे 10th में सीखा था, बस एक बार ही सुनना है 1 सेकंड को, पहली टर्म है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, सब में देखो एक पैटर्न है, ए सब में इनटू में पहली टर्म छोड़ दो, बाकी सब में आर है, लेकिन जैसे सेकंड टर्म है तो आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म है तो आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म है तो आर की पावर 3 है, एक कम चलता है। तो अगर मैं कल को जीपी की 10वीं टर्म का फॉर्मूला पूछूं तो ए तो सब में है, इंटू सब में आर की पावर 9, पकड़ गए। 50वीं टर्म का फॉर्मूला बोलो, ए इंटू आर की पावर 49, पकड़ गए। और अगर लास्ट टर्म जिसको हम एन टर्म जैसे एपी में कहते हैं, जीपी में कहते हैं, तो एन टर्म का फॉर्मूला ए आर की पावर एन से एक कम, 50 में 50 से एक कम कराई है तुमने, तो एन में ए आर की पावर एन -1। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, तो बस वही लगा फॉर्मूले, ए और आर पुट कर दिया भैया। ए यहाँ 30 था, कॉमन रेशियो यहाँ 2 थी, 2 की पावर 4 16, 30 था 480 आ गया। यहाँ ए 2 था, 30 था, कॉमन रेशियो 2 की पावर है ना, आंसर आ गया। समस्या बोलो, मिसलेनियस एक्सरसाइज, ओल्ड बुक वाली भी किसी हद तक करनी जरूरी है, लेकिन पहले मैं नई बुक की मिसलेनियस करा रहा हूँ, पहले न्यू बुक की मिसलेनियस करा रहा हूँ, उसके बाद ओल्ड बुक की जरूरी क्वेश्चन उसके बाद उठाएंगे।
दो क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन भी जरूरी हैं जो ओल्ड बुक में है, इसी एक्सरसाइज में है 31 32, बस न्यू में नहीं है तो वो भी देख लो, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है। कोई कर रहा है स्क्रीन क्वेश्चन? अब एक थोड़ी सी बात ना कम चल रही है हमारे इस बैच में कि आप बहुत कुछ ना, ऐसा नहीं है कि आपको सीखना है, मैंने बस क्वेश्चन पढ़ा, आपने दिमाग लगा के खुद ही बोल दिया और इसी वक्त आप मेरे से करा गए, तो ये अलग वाला मूवमेंट आता है। जो भी बैच अगर ऐसे चलता है और ये बैच चल सकता है, इसलिए जो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन उस हिसाब से जो पूछूं बताते जाना। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को आगे खड़ा करने से पहले एक दो बातें बतानी पड़ेंगी, ध्यान से सुनना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क किस किस को पता है? फॉर्मूले भी बताओ आपको, ध्यान आता, हमने 10th में सिंपल भी पढ़ा था, कंपाउंड भी पढ़ा था और ये बोल के पढ़ा था कि भाई इसको 11वीं में जरूरत पड़ सकती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। एक दिन बस 5 मिनट को पढ़ा होगा, वही 5 मिनट आज दोबारा आ रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले फर्क कि मान लो बैंक में मैंने 100 रुपए जीरो टाइम पर, बैंक में मैं 100 रुपया जमा कराया, बैंक मुझे बोल रहा है भैया 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो इंटरेस्ट देगा मेरा पैसा उसके बाद। उसने बोला भाई वो 10% इंटरेस्ट देगा हर बारी, हर साल का 10%। जब आप 100 रुपए का 10% निकालते हो तो 10 रुपए आता है, और अगर बैंक हर बारी प्रिंसिपल वैल्यू पे ही 10% दे रहा है, 100 का 10%, 10, अगले साल भी 100 का 10%, 10, अगले साल भी 100 का 10%, 10, तो बार बार 100 पे ही इंटरेस्ट मिलता है, इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू पे ही इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि 100 रुपए पर पहले साल का इंटरेस्ट 10% बैंक ने कैलकुलेट किया, 10% 10 रुपया आया, लेकिन आपने बैंक को जाके कहा भाई मैंने पहले साल के बाद इंटरेस्ट से लिया तो है नहीं, मेरे तो सारा पैसा बैंक में ही है, तो तू पहले साल का एंड में तू ये देख 100 रुपए मेरे शुरू के और 10 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट, तो ये मान कि पहले साल के एंड में मेरे 110 हो गए, अब तू दूसरे साल के लिए मेरे को 110 पे इंटरेस्ट दे, और अगर बैंक मान जाए तो बोलता हाँ भाई ठीक कह रहा है, तो मैं तेरी बात मान गया, तेरा 100 रुपया और 10 रुपया दोनों पे इंटरेस्ट देता हूँ, तो अब तुम्हें सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट पे भी मिल रहा है, तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब 110 का 10% निकालोगे तो 10 रुपए नहीं आएगा, वो 11 रुपए, तो ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल गया, इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिक याद आ गया चौथी पांचवी में जब आपने पढ़ा हो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बातें बड़ी भयंकर, मतलब ये इतना बढ़िया टॉपिक है, ये इंडिया के सबसे टॉप एग्जाम में बच्चों से हिलता नहीं है, कैट के अंदर, आईपी मैट के अंदर, ठीक है। अभी अगले 20 घंटे तक बोल सकता हूँ और हर मिनट आप अगला बहुत ही बढ़िया सीखोगे, अभी वो थोड़ी चल रहा है, अभी तो सिंपल सी बात है, खत्म करते हैं बस। अब आप फॉर्मूले पढ़ लो दो। एक सिंपल इंटरेस्ट वाले कंसेप्ट में इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है भैया। और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में बहुत ध्यान देना, यहां भी ना बड़ा मतलब लिमिटेड पढ़ाते हैं, और 10वीं में जरूरत थी नहीं थी, 11वीं में एमसीक्यू में आपको फंसा के मानेगा। वो एमसीक्यू जो आना है सीक्वेंस सीरीज का, वो या तो एसआई का आना है या सीआई का, तो ये दोनों फॉर्मूले पता होने जरूरी है, जो मैं कह रहा हूं मेरे को पूरे पढ़ाने भी नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं, अमाउंट का फॉर्मूला है। बच्चा बोलेगा क्या कह रहे हो, पहले बात को क्लियर करो। तो भाई ऐसे समझिए, जो पैसा आप जीरो टाइम पर कहीं भी डिपॉजिट करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसे आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ मनी कहते हो, सिंपल। अब उस पर इंटरेस्ट आपको सिंपल मिले कि कंपाउंड मिले, कैसा भी इंटरेस्ट मिले, अभी मैं नाम नहीं दे रहा, उस प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होके जो पैसे की टाइम खत्म होने पर फ्यूचर वैल्यू हो जाए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही तो वापस मिलेगा ना, उसको हम फ्यूचर वैल्यू को क्या कहते हैं मैथ्स में? अमाउंट, ये कहते हैं। याद आ गया? सब पहले पढ़ा हुआ आपने, कुछ नया नहीं बता रहा मैं अब। मैंने आपको 100 रुपए दिए, 10 साल बाद आपने ब्याज जोड़ के मेरे को 200 दिए, तो जो वापस मिला वो 100 मिला या 200 मिला? उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, ये जो वापस मिला ये अमाउंट है, और जो मैंने शुरू में आपको दिया था वो प्रिंसिपल। फर्क समझ में आया? और बोलो भाई, ये भूल जाता है अभी थोड़ी देर पहले, ओ भाई सारा मिटाना भी पड़ना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अभी बताया तो था मेरे भाई कि 100 रुपए पे 10% इंटरेस्ट मान ले मिलना है, और हर बारी बैंक 100 का ही 10% दे, जो 10 रुपए बनेगा, तो सिंपल है। पहले साल 100 का 10%, 10 रुपए, दूसरे साल 100 का ही 10%, 10 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट।
लेकिन आपको नहीं, 1 साल बाद चले जाओ, नहीं भाई मेरे तो 100 रुपए भी हैं और 10 रुपए भी तेरे पास ही है बैंक, तो तू मेरे को 100 रुपए देके उल्लू क्यों बना रहा है? तो तुम बोलो बैंक तू 100 रुपए और 10 रुपए मेरे इंटरेस्ट के पहले साल के जोड़, कितने हुए? बैंक ने बोला 110, तुमने बोला 110 का 10% दे, 11 रुपए। तो यहाँ सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट पे भी मिला, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था, है ना? उसी वक्त दोबारा पूछ लो, ठीक है ना? मेरे को आगे मत जाने दो 50 तरीकों से, मतलब यहाँ तो क्या होता है टॉपिक, ये इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, हम छोटे में बोल रहे होते हैं, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन है, लेकिन उसी वक्त बात को लेट मत करो, उसी वक्त पूछ लो, अब लिख मत ना, अभी समझ में आया नहीं है फिर कुछ और पूछ ले, पहले समझ तो ले। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, और अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो अगर आप ठीक पढ़ने बैठे हो ना और आपकी बुद्धि चलती है, बोलो भैया क्या आप बता क्या रहे हो, मतलब समझ में नहीं आना चाहिए, पहले कंफ्यूजन आनी चाहिए। भाई यहां तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, तो यहां सिंपल इंटरेस्ट का नहीं लिखा, यहां किसका लिखा? अमाउंट क्या? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के जो पैसा बन जाए वो। क्योंकि भाई मेरे को भी पता है इनके पास क्वेश्चन 2 ही हैं जो पूरी 11th में आने हैं। वो ऐसे देगा प्रिंसिपल 100 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट से जो इंटरेस्ट बनता है वो एपी है या नहीं है? सिंपल इंटरेस्ट जो 1 साल बाद का है या 2 साल बाद का है या 3 साल बाद का है वो एपी बना रहा कि नहीं बना रहा? तो भाई फिर सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला चाहिए, है ना? और जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसके पास कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है कि मैं सब कुछ बोलने लग जाऊं। कंपाउंड इंटरेस्ट में बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 साल बाद का जो अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, 1 साल बाद का जो अमाउंट है, 2 साल बाद का जो अमाउंट है, जो 3 साल बाद का अमाउंट है, वो जीपी बना रहा है कि नहीं बना रहा? वो अमाउंट के बारे में ही पूछता है, तो फिर मेरे को फॉर्मूला किसका लिखवाना है? अमाउंट का, ठीक है। जबकि बच्चा बोले तो भैया सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी तो अमाउंट हो सकता है ना, कि प्रिंसिपल में आप अपना सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो तो अमाउंट बन जाएगा, और अमाउंट के केस में भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो सकता है ना। अमाउंट में फ्यूचर वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू माइनस कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं सारे फॉर्मूले लिख सकता हूं, मैं भर भर के लिख सकता हूं, मैं हजारों फॉर्मूले लिख सकता हूं, एक की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? मतलब क्वेश्चन ही नहीं है कोई इनके पास अभी 11वीं में, बस सिंपल इंटरेस्ट से पूछते हैं वो सीक्वेंस एपी बना जीपी बना उसका क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं, अमाउंट से, कि 1 साल बाद का अमाउंट, 2 साल बाद का अमाउंट, 3 साल बाद का अमाउंट एपी बनाएगा जीपी बनाएगा, उसका आगे का क्वेश्चन। तो बस 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। कहानी समझ में आ गई? तो बस इन दोनों को लिखो, सिंपल और सीआई के 2 फॉर्मूले, और फिर टॉपिक को सुनो फटाफट से। दे दे, ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा होता तो हर बार ही अच्छा है, आप नंबर फालतू काटते हो ऐसे बिना बात पे काटते हैं, ऐसे बिना बात पे काटने की तो हिम्मत मेरी भी नहीं है। खुद ही गलत मार्क कर। देख थ्योरी में तो मैं काट सकता हूँ, मैं मैथ्स में नहीं काट सकता बिना बात के नंबर, ये चैलेंज हमसे एक्सेप्ट नहीं होता। तो काट नहीं, 2 + 3 5 होता है तो 5 होता है, उसके नंबर कैसे काट दूंगा? अब देख आज तेरे पेपर में सारे नंबर जो कटे हुए हैं ना वो किस बात के कटे हुए बता के दिया जाएगा। ओके भाई, लिखिए फॉर्मूले, बढ़िया बच्चा याद कर लो, क्योंकि ये रोज रोज होने वाले फॉर्मूले नहीं है, नया टॉपिक है हमारे सिलेबस का। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका होता है, इधर देखो, देखो बच्चा बोल रहा है पीछे, तेज से बोल दो भाई। पंडित राम तोता नहीं, पंडित तोताराम, ठीक है? पंडित तोताराम भाई ये भी कुछ है, ये अभी भी वही आ रहा है। पंडित तोताराम बाय 100, प्रिंसिपल टाइम रेट डिवाइडेड बाय 100, अमाउंट का आप याद कर लें। बढ़ाऊं बात को आगे? अगर आपको ध्यान आता हो 10th में भी हमने एक ही बारी ये बात बिल्कुल ऐसी की ऐसे बोली हुई है, डिट्टो, ठीक है? सामने आओ, यहां तो क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, ओल्ड एनसीईआरटी सब बच्चे सामने देखेंगे। वो बोलता है 500 रुपया, कोई 500 रुपया प्रिंसिपल वैल्यू पैसे का 10 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। बड़े ध्यान से सुनना, आपके पास अगर पुरानी बुक नहीं है, कंपाउंडेड एनुअली। बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% साल का है, लेकिन कैसा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड वाला? कंपाउंड वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, तो वो बोलता है बता दो 10 साल बाद 500 रुपया कितना अमाउंट बन जाएगा। 500 रुपए की फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है,
सेम क्वेश्चन हम फोर्थ क्लास के बच्चे को भी देते हैं, फोर्थ में आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा किताबें पढ़ दो तो, नहीं तो 7th 8 में आ जाता है। ठीक है भैया, सामने देखते रहना। तो 7th 8 के बच्चे को जब हम पूछ रहे होते हैं कि 10 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू बता, तो फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या बताना है? अमाउंट। किस केस में बताना है बताओ? कंपाउंड के केस में बताना। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर। ये कहानी क्लियर है? तो साथी का बच्चा तो एक लाइन में कर देता है, सर प्रिंसिपल वैल्यू 500 रुपया, रेट 10%, टाइम 10 साल। अभी डाल दो, आपका भी आ जाएगा। आगे 10 साल बाद की कीमत, कुछ और करना ही नहीं है। लेकिन आप ऐसे करके सीख मत लेना, क्योंकि आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया ना तो केस स्टडी बना देगा इतने से क्वेश्चन की। और केस स्टडी में 3 पार्ट में वो घुमा घुमा के पूछेगा। पहला पार्ट 1 साल बाद का अमाउंट, 2 साल बाद का अमाउंट, 3 साल बाद का अमाउंट क्या बना रहा है, एपी या जीपी। तो तुम्हें अब 1 साल बाद का अमाउंट, 2 साल बाद का अमाउंट, 3 साल बाद का अमाउंट निकालना है, फिर डिफरेंस या रेशियो जो सेम है उस हिसाब से बोलना एपी है जीपी है। तब पहला पार्ट हुआ। फिर बोल रहा है अब जीपी प्रूफ हो गया, तो बोल रहा है अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है 7 साल बाद का अमाउंट बता दे। ठीक है, अब जीपी बना चुके हो, शुरू की 3 टर्म आ चुकी है। 1 साल बाद का अमाउंट पहली टर्म, 2 साल बाद का अमाउंट दूसरी टर्म, तो 7 साल बाद का अमाउंट 7वीं टर्म। तो जीपी के फॉर्मूले से निकल जाएगा नॉर्मल में। और कह भी देता है सीक्वेंस सीरीज से ही करना है, किसी नॉर्मल फॉर्मूले से नहीं कर सकते। तो फिर सीक्वेंस सीरीज यानी एपी जीपी बना के ही करना है। ठीक है, अभी ध्यान देना। तो मैं वही फ्लो कर रहा हूँ कि भाई इसने क्या पूछा है, मैं एक लाइन में आंसर लिख सकता हूँ, वो है ही नहीं। स्कूल टीचर तो बोल देता है सीक्वेंस से करो, जीपी बना के करो, तो वैसे ही हमें करना पड़ता है। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर निकाल रहा हूँ पहले मैं सीधा 10 साल बाद का नहीं निकाल रहा भाई। 1 साल बाद का अमाउंट, प्रिंसिपल 1, कुछ खास सीख जाओगे, ध्यान देना। रेट 10%, टाइम 1 साल बाद का निकाल रहे हो तो 1 ही तो डालोगे। सिंपल करो, 0 से 0 कट गया। एलसीएम ले लो, ये सबको पता है 10 + 1 क्या हो जाएगा, 11/10। जरा बताना क्या आंसर आया। बस अब आप समझदार नहीं हो। जैसे मैंने बोला क्या आंसर आया, तो आप कंटेक्स्ट नहीं समझते ना, आपको करना क्या है वो नहीं समझते। ठीक है भैया, तो करना क्या है हमें, ध्यान देना। हमें कोई ये आंसर तो चाहिए नहीं 1 साल बाद का अमाउंट, हमें 1 2 3 साल बाद के अमाउंट निकाल के उसको एपीजीपी चेक करना है। तो काटा पीटी क्यों कर रहे हो भाई, जरा भी शाने हो तो। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, 1 + r/100, ये बेस भी सेम रहेगा, यानी काट के तो यही आना है। बस टाइम एक की जगह क्या आएगा। अब बोलो काटना जरूरी है क्या? नहीं काटोगे तो डायरेक्ट नहीं दिखेगा। ये 11/10 से मल्टीप्लाई और ये 11/10 के स्क्वायर से, तो एक 11/10 और बढ़ गया मल्टीप्लाई में, यानी ये जीपी हो सकती है अगर तीसरे में भी बढ़ जाए। अगर तीसरे में भी सेम नंबर मल्टीप्लाई में बढ़ जाए तो 3 साल बाद का अमाउंट, तो 500 इंटू, ठीक है फेयर ही ऐसे करोगे, सेम चीज तो आप कर चुके हो, बार बार थोड़ी दिखाओगे। 1 + r/100 तो वही आना है, बस टाइम पावर 2 की जगह क्या आएगा, पावर 3। ठीक है, और इतने में आप जब सब्जेक्टिव में आता है भैया, चाहे आपको दिख रहा है लेकिन आप डायरेक्ट नहीं, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करते ही हो। ठीक है भैया, आप एक सीक्वेंस बना के कम से कम प्रूफ भी नहीं करोगे, ऐसे चम चलती जा रही है तो लैंग्वेज ही लिख दोगे ये सीक्वेंस क्या फॉर्म कर रहा है, जीपी। हाँ जी, तो अगर प्रूफ करो ये जीपी बन रहा है तो बस 2 लाइन है। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो रेशियो 11/10, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे फिर रेशियो 11/10, रेशियो इक्वल है इसलिए जीपी है। वो 2 लाइनें बढ़ा देंगे अगर मांगी लिया तो। ये बात क्लियर हो गई भैया। अब ये जीपी, और बताना जरा 1 साल बाद का अमाउंट जीपी की कौन सी टर्म है, 2 साल बाद का अमाउंट जीपी की कौन सी टर्म है, तो 10 साल बाद का अमाउंट जीपी की कौन सी टर्म होगा, और 10 टर्म का क्या फॉर्मूला। और ए मेरे पास देखो, ए जीपी में ए क्या है वो ध्यान देना, 500 इंटू 11/10, और कॉमन रेशियो हर बारी आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 11/10 से। डालो फॉर्मूले में, ए की जगह 500 इंटू 11/10 और कॉमन रेशियो 11/10 की होल पावर, तो बोलो 500 इंटू 11/10 की पावर क्या हो जाएगा, बताओ। पावर सॉल्व करने जैसी है सुंदर, बहुत बड़ी पावर है, हम तो सॉल्व नहीं करेंगे। कहानी क्लियर है ना, हम तो यही छोड़ देंगे, हमारा तो आंसर हो गया। आप करना चाहोगे? हाँ, अरे हो तो कैसे भी जाएगा, उसकी बात छोड़ना, करके दिखा। चलो वही हो जाओ शुरू, बाकी मत लालच ले लेना। 121, 1331, क्या बात है यार तेरे को। ठीक है कर लेगा, छोड़ जान दे, बहुत बड़े बच्चे। ये पास्कल ट्रायंगल की जो आपको नॉलेज है, ये बायनोमियल में भी पता है कुछ? सरदार जी लालच मत करो, अभी इसी पे रहो,
वो बता दूंगा, आगे आ जाएगा। बोलो भैया, समस्या बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी का, जिसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों जुड़े रहते हैं। फ्यूचर वैल्यू अमाउंट का फॉर्मूला एक बार याद कर लो, क्योंकि रोज रोज आने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है और ये पेपर में छूट जाता है जब फॉर्मूला नहीं याद आता। अमाउंट का P इंटू 1+R/100 की पावर T। किसको पहले से ही याद है? बोल रहे मेरे को पुराना ही नहीं भूला है कोई? जिसको याद था पहले ही, वो तो बढ़िया है, बाकी कर लो याद। एक क्वेश्चन पुरानी बुक के हिसाब से और है, नई बुक में तो काम इस एक्सरसाइज का तो खत्म हो चुका है, वो भी ले लीजिए। ये एमसीक्यू में आने जैसे क्वेश्चन है दोनों। कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है तो बता दो। ओके वे, सुनो और बोलो फटाफट फटाफट सारे बच्चे, बैच जिसको जो समझ में आया बताना। उसने बोला कोई दो नंबर का अर्थमेटिक मीन 8 है, इन्हीं दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन 5 है। बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो इन दो नंबरों की। किसको दिख रहा है? बन गई सर। अच्छा, दो नंबर तुम्हें पता ही नहीं, तो दोनों नंबरों को कुछ मान डालो। लेट फर्स्ट नंबर बी ए एंड सेकेंड नंबर बी। तो बोलो अगर दो नंबर ए और बी हैं तो उनके सिंगल अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला प्रूफ किया था? a+b/2, यानी अर्थमेटिक मीन a+b/2 इज इक्वल 8। ठीक है भैया, और दो नंबर का अर्थमेटिक मीन 8 है का मतलब बहुत सारे हैं, होता ही नहीं ना। जब हम कह रहे हैं अर्थमेटिक मीन 8 है तो ये तो सिंगुलर वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो एक ही है। और दो नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन अगर ए बी है तो उनके ज्योमेट्रिक मीन √AB 5 हो गया, स्क्वायर कर लोगे तो ए बी कितना हो गया? 25। ठीक है, और यहां अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो उन नंबरों का सम क्या आ जाएगा? किन्हीं दो नंबरों का सम पता हो, उन नंबरों की प्रोडक्ट पता हो और उनकी क्वाड्रेटिक बनानी हो, तो ये तो कोई खास बात थोड़ा ही है। क्वाड्रेटिक का क्या फॉर्मूला होता है? x² माइनस जिन नंबरों की क्वाड्रेटिक बनानी है उनका सम इंटू x प्लस उनकी प्रोडक्ट। किसके इक्वल? पॉलिनोमियल नहीं बनाना, इक्वेशन बनानी, इक्वल 0 जरूर लिखोगे। ठीक है भैया, और अब x² माइनस उन नंबरों का सम है 16 और उन नंबरों की प्रोडक्ट है 25। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछी हुई है। ठीक है बन गई आंसर। कोई दिक्कत है तो बोल दो। कोई फर्क आ गया भाई, बड़ा वाला लग रहा है। नेक्स्ट, अब आ जाओ आप मिसलेनियस पे। बहुत मजा आएगा आपको कि एनसीईआरटी भी इतनी अच्छी किताब हो सकती है मिसलेनियस करते हुए। मतलब क्वेश्चन अच्छा है, नॉर्मल में नहीं होगा लेकिन फिर भी कर भी पाओगे, कुछ ना कुछ सोच भी पाओगे जो किसी ने नहीं बताया, तो फिर इंटरेस्ट बनता है।
सामने देखो सारे बच्चे, ये तो नई बुक में भी थे शायद ये दोनों क्वेश्चन ना। ठीक है चलो कवर हो गए। खैर ध्यान देना, मिसलेनियस पहला क्वेश्चन, यह है पूरा आपका एग्जाम, एक एक क्वेश्चन सब एग्जाम में भर भर के आते हैं। उसने एक रूल दे दिया आपको कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है। ये कोई प्रॉपर्टी या कोई मैथ्स का कंसेप्ट नहीं है जो हम कहें भैया ठीक ही होता होगा या कोई फॉर्मूला हमने बहुत पढ़ रखा है, बस एक रूल सा दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिख सकते हो आप। एक बार ऐसे ही बताना कि उसने ऐसे कोई भी रूल दे दिया, मान लो कल को एफ ऑफ वन प्लस टू आ जाए तो उसे सेम प्रॉपर्टी लगा के क्या लिखोगे बताना, एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ टू लिख सकते हो। बस अब ध्यान से सुनते रहना, देखें आप करा पाओगे कि नहीं। एक और हिंट दिया, एक्स और वाई नेचुरल है, यानी 1 2 3 प्लस का कोई भी नंबर ले सकते हो। फिर उसने एक और बात दी कि एफ ऑफ वन 3 है, लेकिन जो भी दे रहा है लिख तो पा रहे हैं लेकिन सब अजीब अजीब दे रहा है। अब एफ ऑफ वन 3 है, नॉर्मल बात तो नहीं है। फिर आगे एक सिग्मा नोटेशन पर कुछ लिख दिया, सिग्मा एक्स इज इक्वल 1 टू एन एफ ऑफ एक्स इक्वल है 120। ये सब तो उसने गिवन दिया और एट लास्ट वो बोल गया टू फाइंड में, बोल रहा है एन की वैल्यू बता दो। और जैसे ये कुछ पूछता है हमारी मैथ्स वो बिल्कुल बच्चे वाली मैथ्स पे जाके टिकती है। एन पूछता है तो हमें दिखता है एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन चाहिए। रूल वही है जो 10th में सीखा है, या तो लीनियर बने या क्वाड्रेटिक आंसर आ जाएगा। दो चीजें पूछ ले, 2 इक्वेशन चाहिए, सारे रूल वही है 10th में तुमने भर भर के पढ़ रखे हैं। तो मेरे को तो चैप्टर का अंदाजा ही कोई नहीं आ रहा। जैसे ही उसने एन पूछा भैया एन वाली इक्वेशन चाहिए, तो देखना यहीं कहीं दी हुई, इसमें तो एन नहीं है। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल गरीबों की तरह सोचो, इसमें तो एन नहीं है, इसमें तो एन नहीं है, इसमें कहीं है, तो शायद यही बनेगी एन वाली इक्वेशन। अब सिग्मा नोटेशन सिंप्लीफाई करनी सिखा चुका हूं मैं। सिग्मा का मतलब सम होता है। सम किसका, यहाँ तो एक ही बात है, एक बात को क्या ऐड करोगे, तो उसमें जो वेरिएबल है एक्स है, वो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज करनी है, 1 से n तक। यानी इसमें एक्स की जगह पहले क्या लिखना है, 1, फिर 2, फिर 3 नेचुरल सारे, ठीक है, फिर 4 और कहां तक लिखना है 1 से लेके n तक। और सिग्मा मतलब सबका सम। यानी ये एक सीरीज है, क्या बनी, एफ ऑफ 1 एक्स की जगह 1 से लेके n तक चेंज करना है। रीड कैसे करते हैं एक बार पढ़ना इसे, सिग्मा x इक्वल 1 टू n एफ ऑफ x, ऐसे पढ़ते हैं इसे कि x 1 से n तक जा रहा है एफ ऑफ x। ये क्लियर है। तो एफ ऑफ x में x 1 से n तक बदल रहा हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, चलता जा रहा है। शुरू के 3 तो लिख के बाद में पैटर्न देखने के लिए, और आखिरी में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और सबका टोटल कितना है सर, ये एक इक्वेशन तो है लेकिन ये उतनी सुंदर नहीं है कि इसे एपी जीपी बोल दो, एपी हो तो भी ऐड कर दें, जीपी हो तो भी ऐड कर दें, फॉर्मूले हमारे पास। ये तो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 तो कोई नंबर नहीं हुआ। तो फिर प्रत्युष उधर से बोल रहा है, इशारे मार रहा है मेरे को, बोल रहा है एफ ऑफ 1 तो पता है भाई 3 है। मैं कहा चल एफ ऑफ 1 ही पता है, एक ही पता है, तुम कम से कम 2 और करा दो, अभी काम निपट जाएगा, क्योंकि फिर तो एपी जीपी ढूंढ के काम हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 2 मुझे नहीं पता, कौन बच्चा कह रहा है हो पाएगा, तो आप में से बहुत सारे ही सोच सकते हो सर एफ ऑफ 2 निकालना है, एफ ऑफ 2 को 1 + 1 लिख दो। मैंने कहा फिर क्या, फिर बोल रहा है ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, एफ ऑफ 1 + 1 पे सेम प्रॉपर्टी लगाओ जो उसने दे रखी है। बोलो क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1 इंटू, और एफ ऑफ 1 तो तुम्हें पता ही था 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, किसी को दिक्कत है? ठीक है, एक बारी एफ ऑफ 3 भी चाहिए, वो भी करा दो। एफ ऑफ 3 को बोलो क्या लिख सकते हो, 1 + 2, ठीक है, और सेम प्रॉपर्टी लगाओगे तो बोलो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 1 बुक ने दिया था कितना था, 3। एफ ऑफ 2 अभी हमने प्रीवियसली निकाला है कितना है, 9, यानी ये कितना आ गया, यानी मेरी यहां इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म 9 आ गई है, थर्ड टर्म 27 आ गई है। बस मुझे पता हो कितनी है, गिनने में कितनी है तो ऐड हो जाएंगी, कितनी है वो आप बता दो। ऐसे कैसे पता लग गया है सर, जहां तक गिन पा रहे हैं, पहली गिना तो 1 लिखा है, दूसरा गिन पा रहे हो आप 2 लिखा है, तीसरा गिन पा रहे हो 3 लिखा है, तो फिर आखिरी में n लिखा है, तो फिर तो n माननी पड़ेगी पैटर्न। ठीक है, यानी ये जीपी की कितनी टर्म है, ऐसी ऐसी n टर्म्स हैं जिनका सम कितना है। और जीपी में भाई जो बच्चा एब्सेंट था, जीपी में हमने n टर्म के सम का ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा, a इंटू r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, ये सम का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे एपी में होता था। तो जीपी में जीपी 3 3 9 9 3 27, फॉर्म फॉर्मूला डाल दो। बोलो a का मतलब यहाँ 3 है, कॉमन रेशियो हर बारी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 है, नंबर ऑफ टर्म n है, अपॉन कॉमन रेशियो 3 है, सम 120 है। मिल गई n वाली इक्वेशन। अब n आना चाहिए, बोलो लीनियर बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी या पावर पर n,
तो फिर इधर बेस 3 है तो उधर भी बेस 3 बनेगा, अपने आप ही बनेगा, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। और बेस से बेस छूट के आंसर आएगा। देखो करते हैं, 3 को तो लेफ्ट राइट काट दो, 340 से 120 डायरेक्ट करवा दो। बोलो 3 - 1 42 का 80 + 1 और 81 को आप क्या लिखोगे अगले स्टेप में? 3 पावर 4। बेस से बेस छूट गया, एन क्या आ गया? कोई भी दिक्कत है बोल दो। हर क्वेश्चन ऐसे मान के करो, ज्यादा नहीं है इस एक्सरसाइज में, सारे पेपर में आने वाले सही क्वेश्चन। पेपर दे दो। जो पिछले वीक हमने टेस्ट नहीं लिया वो इस वीक लेंगे हम, बीच में कहीं वेडनेसडे थर्सडे में लेंगे, पहले ही लेंगे इस बारी, नहीं तो लेट हो जाएगा फिर। परसों या तरसों किसी भी एक दिन लेंगे। पूछना है कुछ? जब भी सीरीज लिखते हैं ना, ऐसे तो कोई फर्क नंबर तो नहीं काट पाते हम, लेकिन यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह साइन लिखते हैं, ये पोजीशन पे भी ये पोजीशन पे भी, वो ये फिर भी साइन देने पड़ते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी प्लस। यस, कंफ्यूजन बोलना बच्चों है तो। हो गया? जब ऐसे लेके आ गए फिर बात। क्लास और ऑनलाइन वाले तो लीव कर सकते हो, ऑफलाइन वाले रुक जाओ, भी पेपर दे दें आपको पिछले वाले।